फिर से एक बार, डिसऑनर ऑफ बिल केस नंबर 1 है, बिल रिटेन बाय ड्रॉवर टिल मैच्योरिटी। तो ड्रॉवर सबसे पहला काम क्या करता है, सामान बेचता है। अब जो ड्रॉई होता है वो तो कर देगा, पर एग्जैक्टली किस डेट पर पेमेंट करेगा ये बात कंफर्म नहीं होती है। इसलिए जो ड्रॉवर है वो ड्रॉई पर एक बिल ड्रॉ करता है एंड देन लेटर ऑन ड्रॉई उस बिल को एक्सेप्ट करता है। ठीक, तो जब ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करता है तब ड्रॉवर अपनी बुक में एंट्री क्या करता है, जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है तो ड्रॉवर के बुक में एक नया एसेट क्रिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं बीआर, और उसको करते हैं हम डेबिट। और ये ड्रॉई नाम का डेटर था या एसेट था, ये खत्म हो जाता है। तो टू ड्रॉई। इसके बाद नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली ये होना चाहिए कि मैच्योरिटी पर पैसे मिल जाने चाहिए ड्रॉवर को। तो अगर ड्रॉवर को मैच्योरिटी पर पैसे मिल जाते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। रीजन, कैश एक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, और बीआर नाम का एसेट डिक्रीज हो रहा है, खत्म हो रहा है। पर हम बात कर रहे हैं डिसऑनर की। डिसऑनर केस में ड्रॉई ने ड्रॉवर को मैच्योरिटी पर पेमेंट नहीं की। सर इन दैट केस पहले ड्रॉवर ने मतलब केस में जब बिल रिटेन रहता है ड्रॉवर के पास मैच्योरिटी तक, ड्रॉवर पहले सामान बेचता है और फिर बीआर एक्सेप्ट करता है ड्रॉई, और फिर मैच्योरिटी पे कैश मिलता है बीआर की जगह। हाँ ठीक, पर हम बात कर रहे हैं इस वाले केस की नहीं। मतलब क्या, मैच्योरिटी तो आ गई है पर पेमेंट नहीं मिली। अब पेमेंट नहीं मिली तो ड्रॉवर को क्या करना चाहिए, देखो ये एंट्री नहीं हुई है, बीआर नाम का एसेट अभी भी डेबिट है बुक में। अब इस बीआर से पैसे नहीं मिलने वाले क्योंकि वो डिसऑनर्ड हो गया, तो वो पुराना बीआर अब काम का नहीं है। तो पुराना बीआर काम का नहीं है तो ये जो बीआर नाम का एसेट था ये अब खत्म हो गया, तो क्या कर दो, टू बीआर। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि नॉर्मली इस केस में जो ड्रॉवर है ये जिसके पास भी मैच्योरिटी पर बीआर होता है और अगर उसे पेमेंट नहीं मिलती है तो वो नोटरी पब्लिक के पास जाके इस बात को मेंशन करवाता है, रिकॉर्ड करवाता है, और फॉर दैट उसको नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल चार्जेस होते होंगे। तो सपोज यहां पर ड्रॉवर ने ये 10,000 का आपका बीआर था और ड्रॉवर ने यहां पर नोटिंग चार्जेस पे किए 200, तो एंट्री क्या होगी, कुछ भी चीज पे करने के, सिंपली आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, टू कैश 200। तो टू बीआर क्यों किया, बिकॉज एसेट कम हो गया, बीआर ना बीआर वाला। टू कैश क्यों किया, कैश वाला एसेट कम हो गया। तो ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ड्रॉवर को कितने रुपए का नुकसान हो गया, 10,000 का प्लस 200 का। तो ड्रॉवर अब ड्रॉई को बोलेगा कि भैया ये पैसे तुम मुझे देना। तो तुम मुझे देना मतलब वो एक एसेट क्रिएट कर रहा है, डेटा क्रिएट कर रहा है, और जब भी एसेट क्रिएट होता है वो डेबिट होता है, और कितने से होगा, 10,000 200 से। पहले मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दो। ये एसेट इंक्रीज हुआ, अब पूछो। सर नोटरी पब्लिक के पास जाता है किस लिए, बीआर को ड्रॉई की कंप्लेन करने के लिए? कंप्लेन करने के नहीं, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। वो एक प्रॉपर सबूत होता है, वरना क्या है, ड्रॉई क्या बोल देगा, भैया मैं तो पेमेंट देने आया था, आपने ही रिसीव नहीं किया। तो क्या लेके जाता है ड्रॉवर? अपना बीआर लेके जाएगा। अभी तो जो नोटरी पब्लिक है वो बीआर देख के भरोसा करेगा कि हाँ आज मैच्योरिटी डेट है और सामने वाले को पेमेंट नहीं मिली है, तो वो इस बात को सिर्फ अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिख लेगा। तो कभी अगर फ्यूचर में ड्रॉई पैसा देता ही नहीं है, बिल्कुल मना कर देता है या घुमाता फिराता है, तो ड्रॉवर चाहे तो ड्रॉई पर कोर्ट केस कर पाएगा, और फिर कोर्ट में वो ये नोटरी पब्लिक की नोटिंग को एज एविडेंस प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, एविडेंस कलेक्ट करना चाहता है, किस बात का एविडेंस, कि भैया बिल पक्का पक्का डिसऑनर हुआ था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है, ये ड्रॉवर। ठीक है, तो ये एंट्री समझ में आई पूरी तरह से।
तो देखो डिसऑनर की एंट्री जो है ना वो डिपेंड करती है कि बिल एट दी एंड किसके पास है, नोटिंग चार्जेस का पैसा कौन पे करता है, और नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस कितना है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पर हमने ये एंट्री क्यों नहीं की। पहले एंट्री हम ये करते, ड्रॉई डेबिट टू बी आर 10,000, और दूसरी एंट्री हम करते नोटिंग चार्जेस डेबिट टू कैश 200 200। ये दो एंट्री क्यों नहीं की है? मुझे लगा था, लेकिन एक सेकंड, एक ही साथ लिख दिया अलग अलग लिखने की जगह, और क्या सर? कहाँ, टू बी आर टू कैश तो चलो दिख रहा है, पर यहाँ ड्रॉई 10,000 डेबिट हो रहा है, यहाँ पर ड्रॉई 10,200 से डेबिट हो रहा है, यहाँ पर तो नोटिंग चार्जेस भी डेबिट हुआ है, यहाँ पर तो नोटिंग चार्जेस डेबिट नहीं हुआ है। तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि दोनों एंट्री की कंबाइन एंट्री। ड्रॉई की में तो ऐड कर देना सर 200 रुपए। ड्रॉई वाला बात भी चलो सही हो गया, ये बात सही हो गई, ये बात सही हो गई, ये बात सही होगी, पर व्हाट अबाउट नोटिंग चार्जेस, ये तो डेबिट नहीं हुआ ना यहाँ पर। बताओ। वैसे मैं ये बात तुमको समझा चुका हूं, पर आज जब आप रिवाइज कर ही रहे हैं तो पूछता हूं तुमसे यही बात वापस। नहीं आ रहा। भैया, नोटिंग चार्जेस जो ड्रॉवर पे किया है, ये ड्रॉवर के लिए एक्सपेंस थोड़ी ना है। नोटिंग ऐसे चार्जेस सिर्फ उसी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसने दिखा दिया कि मेरा कैश आउटफ्लो हो गया है। वो नोटिंग चार्जेस का पैसा ड्रॉई से वसूल लेगा, रिकवर कर लेगा, इसलिए उसने 200 रुपए को नोटिंग चार्जेस के नाम से डेबिट करने के बजाय ड्रॉई में ही डेबिट करवा दिया 200 रुपए से। और नोटिंग चार्जेस किसके बुक में डेबिट होगा? जिसका वो एक्चुअल एक्सपेंस है। तुम ये बताओ ना भैया, नोटिंग चार्जेस पे करने की लायबिलिटी किसकी आनी चाहिए असल में? क्या ड्रॉवर की ड्रॉई लायबिलिटी? ड्रॉई की, क्योंकि ड्रॉवर नोटरी पब्लिक के पास क्यों गया? क्या उसको शौक था जाके वहां पर अपना टाइम बर्बाद करने का? नहीं, ऐसा वो ड्रॉई में पेमेंट। मैच्योरिटी के पहले जा सकता है क्या? नहीं, मैच्योरिटी के पहले क्यों जाएगा? फिर तो वकील ही बोल देगा वहां पर कि भैया तुम मेरे पास क्यों आए हो, हम्म अभी तो उसकी मैच्योरिटी डेट आई नहीं है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि ये डिसऑनर हो गया? हम्म वो मैच्योरिटी के बाद या मैच्योरिटी के दिन चले जाएगा, और बेस्ट रहता है मैच्योरिटी के अगले दिन जाएगा, हम्म प्रैक्टिकली बात करें तो। ठीक है, तो नोटिंग चार्जेस यहां पर डेबिट नहीं हुआ, सिंपली नोटिंग चार्जेस का पैसा भले ड्रॉवर के बिजनेस से गया है इसलिए टू कैश हो गया है, और ये 200 रुपए वो ऐड कर देगा ड्रॉई में, क्योंकि 200 रुपए उसका खर्चा नहीं है, ड्रॉई का खर्चा है, और 200 रुपए वो ड्रॉई से वसूल लेगा। क्लियर है? अब केस 1 ही चल रहा है, और आपकी ड्रॉई की बुक से ड्रॉई सबसे पहले क्या करता है? पहले परचेज सबसे परचेज करता है, तो क्या एंट्री करेंगे? परचेज टू ड्रॉअर। परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। उसके बाद बीपी टू ड्रॉअर, नहीं ड्रॉअर टू बीपी। रीजन? रीजन? ड्रॉअर की जगह मतलब बीपी नाम की लायबिलिटी बना रहे हैं ना वो ड्रॉअर, तो पहले बीपी परचेज डेबिट अकाउंट डेबिट क्यों? परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? खरीदा ना उससे सामान। ऐसा नहीं, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ ऐसे बोलो ना। हाँ हाँ, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, हाँ। और टू ड्रॉवर क्यों हुआ? ड्रॉअर का नाम की लायबिलिटी बढ़ी। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहे हो आप? इफ यू ड्रॉअर टू बीपी, ये एंट्री किस डेट में पास होती है? जिस दिन ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है उस दिन, या जिस दिन ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करता है उस दिन? एक्सेप्ट करता है। ड्रॉवर को डेबिट क्यों किया, लॉजिक बताओ। क्योंकि ड्रॉअर नाम का जो लायबिलिटी था वो बीपी नाम की, मतलब ड्रॉअर नाम का लायबिलिटी कम हो गया और बीपी नाम की लायबिलिटी बढ़ गई। करेक्ट। अब मैच्योरिटी पर नॉर्मली क्या होना चाहिए था, वो वाली एंट्री कराओ। नॉर्मली होना चाहिए था सर ड्रॉअर टू बीपी टू कैश। बीपी को डेबिट क्यों किए?
बीपी नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई है और कैश हमसे जा रहा है। आप एक बात बताओ मुझे फिर से, बताओ मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से। एसेट एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कमता है तो क्रेडिट होता है, और इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ये एक बढ़ता है मिनट, तो डेबिट। हाँ। मैं लिख रहा हूँ ना, तो पहले मुझे एक चीज तो लिखने दो, तब तो आपकी बात सुनूंगा। हाँ। एसिड एक्सपेंस जब बढ़ता है तो, डेबिट। और क्रेडिट होता है कम होता है तो। करेक्ट, नेक्स्ट। एक्सपेंस, लायबिलिटी और इनकम, एक्सपेंस, एक्सपेंस लायबिलिटी, तो इनकम, कवर सॉरी, होता है। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और घटता है तो डेबिट होता है। हम्म। ट्रेडिशनल के हिसाब से तो याद नहीं है, लेकिन बताओ। 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल, हम्म। नॉमिनल और एक हो जाता है पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीसरा याद नहीं आ रहा सर। हाँ, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। रियल में सिर्फ एसेट का बात होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, मतलब बहुत कम से में कोई सर। आखिरी का बता रहा हूँ, नॉमिनल में इनकम और गेन्स क्रेडिट होते हैं, और एक्सपेंस और लॉसेस डेबिट, नहीं डेबिट होता है, ऐसे कुछ था। हाँ। ठीक है। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, कम्स इन हम्म। डेबिट, विदाउट क्रेडिट। हाँ हाँ हाँ। याद आया? हाँ, याद आ गया। ठीक है, ये हमेशा याद रहना चाहिए, दोनों ही अप्रोच याद रहनी चाहिए। वैसे एक अप्रोच भी याद रहेगी तो काम चल जाएगा आराम से। हम्म। ठीक है, अब हम ड्रॉई की बुक में थे। हमने हम्म। नॉर्मली देखा कि अगर ड्रॉई पेमेंट कर देता है मैच्योरिटी पे तो एंट्री होती है बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अगला हम्म। क्वेश्चन ये है कि मैच्योरिटी पर उसने पेमेंट नहीं की, डिस ऑनर हो गया, और ये बिल जो है हम्म। ड्रॉवर के पास था, और ड्रॉवर नोटरी पब्लिक के पास जाके 200 रुपये देकर भी आया है। इन सब की एंट्री ड्रॉई की बुक में क्या होगी? ड्रॉई की बुक में सबकी एंट्री होगी नहीं ना, वो सिर्फ पेमेंट की एंट्री होगी जब वो पेमेंट करेगा। पेमेंट तो किया नहीं ना, तभी तो डिसऑनर हुआ। नोटरी पब्लिक में ड्रॉवर जा रहा है, ये सब एंट्री ड्रॉई की बुक में थोड़ी होगी। आप जानो। अब एंट्री होगी सर, ड्रॉई ड्रॉवर को पेमेंट करेगा तब की, तो ड्रॉई पे ड्रॉवर को पेमेंट करेगा, बीपी डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि बीपी नाम की लाइबिलिटी बढ़ मतलब खत्म हो गई है, अगर देगा उसको पेमेंट कर देगा तो। रॉन्ग, मैं डिसऑनर की एंट्री बात कर रहा हूँ, पेमेंट कर देगा उसकी एंट्री बात नहीं कर रहा हूँ। डिस ऑनर की, पेमेंट करेगा तो ये एंट्री आपने करवा ली है। डिस ऑनर होगा तो सर ये तो बीपी डेबिट होगा। ये तो आपने एंट्री करवाई ना, बीपी टू कैश। ये तो पेमेंट की तरह है ना। हाँ, तो डिसऑनर में आप जो बीपी को डेबिट करने का लॉजिक दे रहे हो ये गलत है ना, कि ये अच्छा, पेमेंट कर देगा इसलिए बीपी। बीपी डेबिट ही होगा, क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि हमने पेमेंट के समय उसको क्रेडिट किया था, अब वो क्रेडिट कर दिया था। एक सेकेंड, नहीं नहीं। बीपी इसलिए डेबिट होगा कि बीपी नाम का जो डॉक्यूमेंट है, जो बिल है, वो यूजलेस हो गया है, एज वो डिसऑनर्ड हो गया है। तो जरूरी नहीं है कि लाइबिलिटी हमेशा डेबिट होती है पेमेंट के टाइम पे, लाइबिलिटी को खत्म भी करना हो, अगर पेमेंट ना भी हुई हो तो भी वो डेबिट होगा। हम्म। तो बीपी नाम की लाइबिलिटी पेमेंट की वजह से खत्म नहीं हुई है, डिस ऑनर की वजह से खत्म हो गई है, यूजलेस हो हम्म। गई है, हम्म। इसलिए बीपी डेबिट हुआ। और हम्म। बीपी टू ड्रॉवर तो होगा ही, हाँ, बीपी टू ड्रॉवर बस। बीपी टू ड्रॉवर, ड्रॉवर क्रिएट क्यों हुआ? ड्रॉवर नाम का वो डिसऑनर हुआ था, तो हम लाइबिलिटी बढ़ गई। एक तरह से हमने लाइबिलिटी वापस क्रिएट की है। हम्म। यहां पर नोटिंग चार्जेस डेबिट होगा। मैच करो इससे, क्या ड्रॉई को ड्रॉवर को 10,200 देने हैं
यस, बीपी के 10,000 और 200 रुपए नोटिंग चार्जेस है। नोटिंग चार्जेस डेबिट करने का लॉजिक क्या था? बिकॉज नोटिंग चार्जेस इज एक्सपेंस फॉर ड्रॉइंग, नॉट फॉर ड्रॉवर। बट क्या नोटिंग चार्जेस 200 रुपए टू कैश में कर सकता हूं क्या यहाँ पर? नोट तो कैश क्यों होगा? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या? एक मिनट, इसको मैं 10,000 हाँ ही कर रखूं, सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। टू कैश 200 हो गए, एंट्री टैली। हाँ, दोनों कर सकते हैं ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं नहीं कर, एक सेकंड, ऊपर नोटिंग चार्जेस का तो दे दिए थे ना। नोटिंग चार्जेस के लिए नोटिंग चार्जेस डेबिट जरूर कर सकते हैं, पर टू कैश 200 नहीं कर सकते हैं भैया। क्या नोटिंग चार्जेस प्रैक्टिकली एक्चुअल में क्या ड्रॉई ने अपने जेब से पे किया है अभी तक? नहीं। ये तो सिर्फ एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है मैच्योरिटी पे। क्या नोटिंग हम्म चार्जेस ड्रॉई खुद ड्रॉवर के साथ कोर्ट में जाकर देकर आया है? हम्म नहीं, तो टू कैश इसके बुक में क्यों होगा? तो हम्म इसलिए बोलेगा भैया देख, मैं तुझे बिल्स पेबल का 10,000 रुपए दूंगा, और ये 200 रुपए मेरा एक्सपेंस है जो तुम पे करके आ गए हो, तो मैं इसका भी तुमको पैसे पे कर दूंगा। तो ये ड्रॉई को 10,200 से ही क्रेडिट करेगा। हम्म टू कैश किसके बुक में होता भैया? जो पे करके आया है। हम्म और देखो उसके केस में नोटिंग चार्जेस डेबिट नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज नोटिंग चार्जेस उसी की बुक्स में डेबिट होगा जिसका वो खर्चा है। हम्म तो पहला डिजॉल्व का केस क्लियर है अच्छे से? हम्म ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 2 में, जहां पर क्या हुआ था, ड्रॉवर ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया था और देन डिसऑनर्ड हो जाता है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा शुरू से एंट्री करते हैं जिससे ये प्रॉपर समझ में आएगा, थोड़ा स्पीड से। अब सीधा बी आर रिसीव की एंट्री करते हैं। बी आर मिला होगा टू ड्रॉई से। हम्म अब जब ड्रॉवर इस बी आर को बैंक को दे देता है डिस्काउंट कराने के लिए, तो जो बी आर नाम का एसेट है वो खत्म हो जाता है। पूछो। बीआर हम पहले हम लोग ने सेल किया, फिर बीआर बनाया ड्रॉई के लिए। हम्म एक सेकंड, टू ड्रॉई, एक सेकंड एक सेकंड, भूल गया था, कितना बिजी में भूल जा रहा हूँ। नहीं ये तो बोले एंट्री बीआर, हाँ बीआर नाम का एसेट बढ़ा एक तो। और ड्रॉई नाम का एसेट कम हो गया। हाँ ठीक ठीक, हाँ। ड्रॉई नाम का एसेट कम हुआ मतलब क्या? पहले कोई ड्रॉई नाम का एसेट था क्या? हाँ बिल्कुल था ना, जब सेल किए थे तब ड्रॉई टू सेल्स किए थे। हम्म ठीक, हम्म ओके। तो बिल डिस्काउंट करा रहे हैं एंड डिसऑनर्ड हो रहा है। तो जब हम्म हम बिल को डिस्काउंट कराते हैं तो अब ये बी आर अब हमारे पास नहीं रहा, ये तो बैंक को दे दिया हमने, तो ये हमारा एसेट कम हो गया। और होता क्या है, लाइक ये बी आर 10,000 का था, तो बैंक हमको 10,000 पे करने की जगह 9,800 रुपये पे कर देती है सपोज। हम्म तो मैं क्या करता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट करता हूँ, क्योंकि मेरे बिजनेस में 9,800 रुपये आया, और जो 200 रुपये नहीं आया वो मेरा लॉस है। और क्या उस लॉस का कोई नाम है? यस, नाम है ना, क्या है? डिस्काउंटिंग चार्जेस हम्म डेबिट 200 रुपये टू हम्म बी आर 10,000। क्लियर है ये एंट्री? हाँ अब अगला क्वेश्चन ये था कि मैच्योरिटी पे पेमेंट हो गई। वैसे इस बार जब बिल डिस्काउंट हो गया है तो ड्रॉई किसको पेमेंट करेगा? ड्रॉवर को पेमेंट करेगा कि ड्रॉवर के बैंक को पेमेंट करेगा? बैंक को। ठीक है, तो मैं पहला केस इसमें ये बोलता हूं मैच्योरिटी पे कि पेमेंट जो है वो रिसीव्ड हो गई, तो ड्रॉवर की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बैंक टू कैश ना। रॉन्ग। तो बुक ड्रॉवर में के एंट्री नहीं बुक्स में होगी। कोई एंट्री नहीं होगी, हम्म क्योंकि अब इस बीआर का पैसा तो ड्रॉवर के जेब में या ड्रॉवर के बिजनेस में आने वाला ही नहीं है। हम्म तो ड्रॉवर क्यों एंट्री करेगा? अब तो बैंक एंट्री भले कर लेगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर करके, क्योंकि हम्म आपने बैंक को बीआर दे दिया है। अब ये बीआर आपका एसेट नहीं है, बैंक का एसेट है। यार इतनी कुछ नहीं, ये बैंक का तो हम लोग को बनाना नहीं है ना, ड्रॉई के बैंक का तो बनाना नहीं है। नहीं बनाना है, हम्म ठीक है। तो मैं हम्म क्रॉस क्वेश्चन इसलिए पूछा कि आप समझो इस बात को।
कि अगर हम बिल डिस्काउंट कराते हैं इट मीन्स अब बीआर ड्रॉवर के पास नहीं है, ड्रॉवर के बैंक के पास है, और इन दैट केस मैच्योरिटी पर ड्रॉई पेमेंट कर भी देता है तो भी उससे ड्रॉवर को कोई लेना देना नहीं है, तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी यहाँ पर। बट अगर ड्रॉई पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो क्या अब ड्रॉवर रिस्पॉन्सिबल है? यस, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है। टुवर्ड्स whom? टुवर्ड्स हीज बैंक। अब उसका बैंक क्या बोलेगा कि जो तुमने मुझे डॉक्यूमेंट दिया था ना बीआर, वो फर्जी निकला। तुम्हारा जो भी बायर था, तुम्हारा जो भी ड्रॉई था, तुम्हारा जो भी डेटर था, उसने मुझे पेमेंट नहीं दी, तो अब तो मैं तुम्हारे अकाउंट से इस बीआर का पैसा काट लूंगा। और इसके अलावा बैंक बोलेगा कि अगर मुझे भी कोई नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े होंगे ना ड्रॉवर, तो मैं तुम्हारे बैंक से काटूंगा पैसे। ड्रॉवर बेचारा क्या इस केस में नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है अपनी जेब से? नो। इस बार नोटिंग चार्जेस उसका बैंक ड्रॉवर के बैंक से निकाल लेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, इस बार ड्रॉवर का बैंक कम हो जाएगा दो अमाउंट से। कौन सी अमाउंट से? एक तो पूरे बीआर की अमाउंट से और दूसरा नोटिंग चार्जेस की अमाउंट से। और जब भी मेरा बैंक बैलेंस कम होता है, ड्रॉवर का बैंक बैलेंस कम होता है, हम बैंक को क्रेडिट करते हैं। सर एक चीज पूछना कितने है, से कर पूछो। ये बैंक अगर डिसऑनर हो गया मतलब वो बीआर, तो बैंक कितना रुपए निकालेगा? 10,000, 9,800 मिला उसको, 200 रुपए उसने काट देखो, लिया बीआर की जगह। बैंक 10,000 तो काटेगा ही जो फुल बीआर का अमाउंट है। 9,800 फुल बीआर, क्यों काटेगा भैया? तो सर उसका तो 400 का नुकसान हो गया ना। किसका नुकसान हुआ 400 का? ये सारा और क्या? नुकसान ड्रॉवर का होने वाला ही नहीं है, सारा नुकसान ड्रॉई का होगा। तो ड्रॉई को तो 400 रुपए देना पड़ेगा। देखो, ड्रॉई ने तो भाई बिल 10,000 का दिया था। ये तो ड्रॉवर को पैसे देने की जल्दबाजी थी, वो हरी में था कि मुझे भैया 3 महीने बाद पैसे नहीं चाहिए, मुझे आज ही पैसे चाहिए। तो भैया आज पैसे चाहिए तो कुछ तो नुकसान छोटा झेलना पड़ेगा। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस असल में है क्या? इंटरेस्ट चार्जेस तो है। अगर मुझको तुमको पैसे 3 महीने बाद देने हैं, पर सपोज तुम एकदम जिद पकड़ लेते हो कि नहीं मुझे आज ही पेमेंट करो, तो मैं तुमको क्या बोलूंगा कि सपोज मुझे तुमको 100 रुपए 3 महीने बाद देने थे, तो मैं बोलूंगा भैया ठीक है, तुम ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो आज पेमेंट ले लो, लेकिन आज मैं 100 रुपए नहीं दूंगा, आज मैं 90 रुपए दूंगा। मंजूर है तो देख लो। तो तुम ये 10 रुपए मैंने तुमको कम दिए, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए इंटरेस्ट की कॉस्ट है, टाइम फैक्टर। क्योंकि आज मेरी जेब में 100 रुपए है भी, मेरी जेब में 100 रुपए है, तुमको मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, मैं क्यों तुमको आज पेमेंट करूं? जब तुम्हारे मेरे बीच में बात हो चुकी थी कि मैं तुमको 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो मैं आज क्यों पे करूं? ये 100 रुपए का मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, इस 100 रुपए को मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उससे मुझे खुद भी आज मिल जाएगा। तो जो मुझे नुकसान होता ब्याज का, वो मैं तुमसे रिकवर कर लिया। इसलिए बोला भैया मैं 100 रुपए नहीं दूंगा तुमको, 100 से कुछ कम दूंगा। ठीक है? तो बैंक के पास जब बिल पड़ा है और डिसऑनर हो जाता है, तो बैंक सिंपल क्या करता है, टोटल जो बीआर की अमाउंट है प्लस नोटिंग चार्जेस, इन दोनों से मेरे अकाउंट को कम कर देता है। और जब भी बैंक अकाउंट कम होता है, आपको उसको क्रेडिट करना है। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। हेलो सर, एक चीज पूछना है, अगर डिसऑनर हो गया बिल, बैंक बैंक ने ड्रॉअर के अकाउंट से वो पैसा काट लेगा, और नोटिंग चार्जेस वगैरह का भी जितना बैंक ने दिया सब बैंक उस नोट से काट लेगा। करेक्ट। चलो, हाँ, आप एग्जिट कैसे हो गए थे? मैं एग्जिट नहीं था सर, मैं तो पहले से था। पता नहीं, शो नहीं हो रहे थे आप। सर ये बोल रहा था मैं सर, नोटिंग चार्जेस का पैसा और बीआर का पैसा सब बैंक डिसऑनर हुआ तो ड्रॉअर के बैंक से काट लेगा। करेक्ट।
और बाकी जो भी ड्रॉर जो है वो ड्रॉई के पैसे से ड्रॉई से काट लेगा वो। हाँ, ड्रॉई से रिकवर करेगा, इसलिए यहाँ पर वो ड्रॉई को डेबिट कर देगा 10,200 से। हम्म तो डिसऑनर की देखो एंट्री जो पहले केस में हुई थी वो अलग हुई थी, ड्रॉई टू बी आर टू कैश, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉवर की जेब से सिर्फ 200 रुपए गए थे, पर यहाँ पर ड्रॉवर के जेब से या उसके बैंक से 10,200 रुपए गए। क्यों? बिकॉज उसने पहले ही बीआर का पैसा रिसीव कर लिया है भैया। हम्म ठीक है, अब इसी केस में ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री होगी? अब सिंपल है, ड्रॉई बोलेगा कि भैया ये जो बीपी नाम की लाइबिलिटी थी यूजलेस हो गई 10,000 की। ये जो नोटिंग चार्जेस है ये मेरा खर्चा है, भले मेरे ड्रॉवर के बैंक ने पे किया है, और इस वजह से मैं ड्रॉवर को 10,200 रुपए दूंगा। मतलब केस 1 कहाँ एंट्री पास की हमने, ये केस 1 वाली चाहे एंट्री हो या केस 2 वाली एंट्री हो, ड्रॉई के बुक्स में एंट्री विल रिमेन सेम। क्लियर है? ये दूसरा हो गया आपका। तो मेन फर्क डिसऑनर में कहां पर आ रहा है? ड्रॉवर की बुक्स में आ रहा है। क्यों फर्क आ रहा है भैया? अलग अलग सिचुएशन है, कभी बिल ड्रॉवर के पास रहता है, कभी बिल ड्रॉवर के पास नहीं रहता है, कभी वो डिस्काउंट करा लेता है, कभी वो एंडोस करा लेता है, कभी वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन नाम का एक नया एसेट बुक कर लेता है। ठीक है, तो केस 1 केस 2 हो गया। नोटिस ये किए कि दोनों के केस में मैच्योरिटी में डिसऑनर होने पर ड्रॉई के बुक्स में तो सेम एंट्री होती है, ड्रॉवर के बुक्स में थोड़ा सा आपको सोचना है, सोचोगे तो करेक्ट आ जाएगा। केस नंबर 3 है व्हेन बीआर इज सेंड टू बैंक कलेक्शन फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर्ड हो रहा है। ये केस में सबसे पहली बात तो ये सोचो, क्या जब हम बीआर बैंक के पास सेंड करते हैं तो क्या इससे ड्रॉवर को कोई पैसा वैसा मिलता है? नहीं। तो सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि भैया मैच्योरिटी पर हम पैसे मांगने की जगह बैंक पैसे मांग लेगा ड्रॉई से और पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डेबिट कर देगा। तो एक बार फिर से शुरू से आते हैं यहाँ पर ड्रॉवर की बुक्स में। ड्रॉवर को जब बीआर मिला होगा तब एंट्री क्या की होगी उसने? बीआर डेबिट टू ड्रॉई। उसके बाद वही 10,000 का था। अब ड्रॉवर क्या करता है, इस बीआर को बैंक के पास भेज रहा है कलेक्शन के लिए। तो जब भी आपको बीआर का या तो पेमेंट मिल जाता है, या आप डिस्काउंट करा लेते हो, या आप कलेक्शन के लिए भेजते हो, या फिर आप एंडोस कर देते हो, सिंपल सी बात है, बीआर आपके बुक से गायब हो रहा है, जा रहा है, तो बीआर जा रहा है तो बीआर नाम का एसेट खत्म हो रहा है, तो आपको 2 बीआर करना पड़ेगा 10,000 से। और जब आप बिल बैंक के पास भेज देते हैं तो आपको रिसीव के टाइम पे कोई ना कोई तो एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक नया एसेट क्रिएट करते हैं जो असल में बीआर ही है, बस उसका नाम बदल दिए हम। तो इसका हम नाम क्या लिखते हैं? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। नाम वही रख दिए जो में काम हुआ है, बीआर की जगह। असल में ये बीआर ही है, समझो ये BR1 था, ये BR2 है, तो BR1 खत्म हो गया, BR2 क्रिएट हो गया। हाँ। ये भी सेम अमाउंट से एंट्री होगी 10,000 10,000। अब मुझे ये बताओ फिर से नॉर्मल वाली बात कि मैच्योरिटी पर पेमेंट कर देता है कौन? ड्रॉई। तो क्या ड्रॉवर के बुक में यहाँ पर कोई एंट्री होगी? ड्रॉवर की बुक में नहीं होगी शायद। होगी, क्योंकि ये एसेट आपने क्रिएट करके रखा है। आप इसको डिस्काउंटिंग वाले बात कंपेयर नहीं कर सकते। डिस्काउंटिंग वाले केस में आपने 2 बीआर किया था और बात खत्म कर दी थी। आपने तो अब एक नया एसेट क्रिएट करके रखा है ना, तो बहुत सिंपल सी एंट्री होगी अगर पेमेंट हो जाएगा तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हाउ मच? 10,000 10,000। क्लियर? इसमें कुछ नोटिंग चार्जेस वगैरह तो नहीं आता है ना सर? नहीं, अभी तो मैच्योरिटी पर पेमेंट हो गई है ये मान रहे हैं ना। अब नेक्स्ट सोचते हैं कि पेमेंट नहीं हुई तो क्या होगा।
पेमेंट नहीं हुई तो इस बार वही वाली एंट्री होगी जो केस नंबर 1 में होती। बस केस नंबर 1 में आपने क्या किया था, टू बीआर किया था ना। इस बार बीआर नाम का एसेट नहीं है, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन नाम का एसेट है। तो पेमेंट अगर नहीं होती है और नोटिंग चार्जेस इस बार कौन पे करेगा? बैंक भी पे कर सकता है, ड्रॉवर खुद भी पे कर सकता है, क्योंकि इस बार डिस्काउंटिंग वाला मामला नहीं हुआ है। ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन मतलब ये मेरा ही एसेट है, तो मगर मेरे ही एसेट पे पैसे नहीं मिलते तो मैं ही नोटिंग चार्जेस पे करूंगा। तो क्या करेंगे भैया, सबसे पहले ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट किया था ना, क्रेडिट कर दो। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 10,000 से। नोटिंग चार्जेस हमको पे करना पड़ गया, ये टू कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है, 200 रुपए से। और ड्रॉई को बोलेंगे भैया 10,200 रुपए हमको पे कर दे। तो ये एंट्री बिल्कुल सेम है केस नंबर 1 में जो एंट्री होती ड्रॉवर के बुक्स में उससे। क्लियर है ये? अब यही मामला चल ही रहा था, ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री होगी डिसऑनर के केस में। अच्छा, पहले क्वेश्चन तो ये बताओ, क्या ड्रॉई के बुक्स में तब एंट्री होगी जब ड्रॉवर ये बिल अपने बैंक के पास सेंड करता है फॉर कलेक्शन? तब क्यों होगी? ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है कि ड्रॉवर बिल के साथ क्या कर रहा है। ड्रॉई के बुक्स में तो सिर्फ परचेज की एंट्री होती है, बीपी एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है, बीपी पे कर दिया तो पे करने की एंट्री होगी, और डिसऑनर्ड हो गया तो डिसऑनर्ड की एंट्री होगी। बाकी ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है कि ड्रॉवर उसको क्या कर रहा है, उस बिल के साथ एंडोस करा रहा है, डिस्काउंट करा रहा है, या फिर उसको एक नए एसेट के नाम से क्रिएट कर रहा है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ड्रॉई को तो मैच्योरिटी पर मतलब है, मैच्योरिटी पर उसने पेमेंट नहीं की है, ये वही एंट्री करेगा जो केस 1 और 2 में हुई थी। ये बोलेगा कि जो बीपी नाम की मेरी लायबिलिटी थी वो यूजलेस हो गई, नोटिंग चार्जेस जो इस बार ड्रॉवर ने पे किया है वो मेरा खर्चा है, और मैं ड्रॉवर को 10,200 रुपए के लिए लायबल हूं या उसको पेमेंट करूंगा। किया नहीं है, करूंगा। तो फिर से केस 1, केस 2, केस 3 तीनों के केस में टिल नाउ ड्रॉई के बुक्स में डिसऑनर की सेम एंट्री हो रही है। ओके, अब आते हैं आखिरी केस में, केस 4। बिल एंडोस कर दिए एंड डिसऑनर्ड हो गया। बिल एंडोस्ड एंड डिसऑनर्ड। ठीक है, फिर से एक बार आते हैं, पहले क्या हुआ होगा, बी आर मिला होगा ड्रॉई से। अब इस बी आर को ड्रॉवर अपने किसी क्रेडिटर को हैंड ओवर कर रहा है, एंडोस कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो जब ड्रॉवर अपने क्रेडिटर को बी आर दे देगा, इट मींस जो क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी है वो ड्रॉवर के बुक से खत्म हो जाएगी। तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, जब वो खत्म होती है तो लायबिलिटी को आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो आप किसको डेबिट करोगे? क्रेडिटर अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में इसका नाम गिवन होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू। और अगर आपको याद हो, क्रेडिटर का एक और नाम भी हम जानते हैं यहाँ पर, एंडोर्सी, जिसको बिल एंडोर्स किया गया। लॉजिक क्या था इसका? लायबिलिटी कम हो गई और बीआर नाम का एसेट भी कम हो गया। होता क्या है यहाँ पर, ड्रॉवर ने भी शायद सामान खरीदा होगा अपने क्रेडिटर से, उसको क्रेडिटर को पेमेंट करनी होती। अगर वो उसको कैश पेमेंट करता तब भी एंट्री क्या करता, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। बट इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश वो अपना बीआर हैंड ओवर कर रहा है और क्रेडिटर को बोल रहा है देख इसकी पेमेंट 10,000 रुपए की 3 महीने बाद मुझे रिसीव होने वाली है, तू ही रिसीव कर लेना, तू ही होल्डर बन जा मैच्योरिटी पर। और क्रेडिटर अगर इस बात से एग्री कर जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंट्री होती है एंडोर्समेंट की। तो एक बात नोटिस भी करोगे, हम डिसऑनर भले पढ़ रहे हैं पर हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है, क्योंकि हम सारी पुरानी एंट्रीज भी देख रहे हैं। ये सब एंट्री का तो एक टॉपिक ही है। ठीक है, अब मैच्योरिटी पर आते हैं एक बार, और मैच्योरिटी को भी हम दोनों तरीके से समझ रहे हैं। पेमेंट हो जाएगी तब किसकी बुक में क्या एंट्री होगी, पेमेंट नहीं होगी तब किसकी बुक में क्या एंट्री होगी।
तो पहला केस है पेमेंट हो जाती है, तो तुम बताओ पेमेंट हो गई है तो यहां पर क्या एंट्री करेगा ड्रॉवर? वो कुछ थोड़ी एंट्री करेगा, वो तो बीआर ट्रांसफर कर दिया है। बिल्कुल, देखोगे इसके बुक में से बीआर नाम का एसेट खत्म हो चुका था, क्रेडिटर कभी क्रेडिट रहा होगा, अब उसको भी डेबिट कर दिया, क्रेडिटर अकाउंट भी खत्म हो गया। ड्रॉई सबसे पहले डेबिट हुआ था, ड्रॉई टू सेल्स करके, वो भी खत्म हो गया। तो अब उसको कोई लेना देना नहीं है कि अगर पेमेंट हो जाती है तो, क्योंकि उसने इसी भरोसे के लिए तो बिल फॉरवर्ड किया था या एंडोर्स किया था क्रेडिटर को। तो नो एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर when the drawee makes payment on maturity to the creditor of the drawer. Clear? Okay sir. Next case, पेमेंट नहीं होती है। अब नहीं होती है तो क्रेडिटर भाई गुस्सा होगा कि खुश होगा? क्रेडिटर मतलब वही ना, वो गुस्सा होगा भी, वो ड्रॉर से पैसा लेगा। हाँ, तो क्रेडिटर क्या बोलेगा या हम क्या बोलेंगे, ठीक है भाई, अब तुझे बीआर का पैसा नहीं मिला, मैं जानता हूं मेरा ड्रॉई ने फिर तुमको धोखा दे दिया, तो मुझे तो तुमको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो मैं तो पे कर दूंगा तुमको। क्या टू क्रेडिटर लिख दूं या टू एंडोर्सी भी लिख सकता हूं? हो सकता है यहां पर जो क्रेडिटर है उसने नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे, बिल तो उसके पास था, तो क्रेडिटर को मैं इस बार 10,000 नहीं 10,200 रुपए पे करूंगा फ्यूचर में। तो मैंने फिर से क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी बुक कर दी, बिकॉज मेरे क्रेडिटर को ड्रॉई ने मैच्योरिटी पर पेमेंट नहीं किया। ठीक है, और ये 10,200 जो ड्रॉवर है वो किससे रिकवर करेगा? ड्रॉई से। तो ड्रॉई अकाउंट को कर देगा डेबिट 10,200 से। ये एंट्री होगी डिसऑर्डर की इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर व्हेन ही एंडोर्स द बिल इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर एंड बिल गेट्स डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। क्लियर है? फिर से आ जाते हैं ड्रॉई के बुक्स में। फिर से मेरा क्वेश्चन है तुमसे, जब ये वाली एंट्री पास हुई थी तब क्या ड्रॉई भी कोई एंट्री पास करेगा? मतलब जब ड्रॉवर ने बिल एंडोर्स किया था तब ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी? उसकी बुक में कुछ नहीं होगी। वेरी गुड, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। मैच्योरिटी में एक क्वेश्चन है, मैच्योरिटी में ड्रॉई जो है पेमेंट कर देता है, तो ड्रॉई एंट्री करेगा ये वाला, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। सही है? क्रेडिटर को पेमेंट हो रही है, नहीं क्रेडिटर को पेमेंट हो रही है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, सही तो है? हाँ। कुछ भी मैं तुमको बोलूं और तुम बस हाँ हाँ सर हिलाते रहो। ये क्रेडिटर ड्रॉई का था क्रेडिटर? क्या बोले? ये जो क्रेडिटर है ये क्या ड्रॉई का क्रेडिटर था? क्या ड्रॉई ने ड्रॉवर के क्रेडिटर से सामान खरीदे थे? नहीं। तो ये क्रेडिटर अकाउंट क्यों डेबिट करेगा भैया? इसकी बुक्स में क्रेडिटर नाम की कोई लायबिलिटी नहीं है, इसकी बुक्स में फिलहाल लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, वो बीपी के नाम से है। तो मैच्योरिटी पर अगर ये पेमेंट कर भी देता तब ये एंट्री पास क्या करता? बीपी टू कैश। पर इसने तो पेमेंट नहीं की है, तो नहीं की है तो क्या एंट्री होगी? तो ये फिर से बोलेगा बीपी नाम की लायबिलिटी खत्म, बिकॉज पेमेंट ही नहीं हुई, वो यूजलेस हो गया। हो सकता है फ्यूचर में नया बीपी बने, वही तो अपना नेक्स्ट टॉपिक होता, रिन्यूअल ऑफ बिल। तो 10,000 से यहां पर जो क्रेडिटर ने, किसके क्रेडिटर ने? ड्रॉवर के क्रेडिटर ने 200 रुपए पे किए होंगे, वो इसका ही एक्सपेंस है, तभी तो ड्रॉवर बोला है ड्रॉई से कि मैं तुमसे 10,200 रुपए लूंगा। टू ड्रॉवर 10,200, दैट इज अगेन सेम एंट्री। चारों केसेस में, चारों सर्कमस्टेंसेस में जो ड्रॉई है, जो डेटर है, जो एक्सेप्टर है, जो परचेजर है, जो बायर है, कितने भी नाम दे दो, वो डिसऑनर के केस में यही एंट्री पास करेगा। वो हमेशा ड्रॉवर के अकाउंट को क्रेडिट करेगा, बिल्स पेबल को डेबिट करेगा एंड नोटिंग चार्ज अकाउंट को भी डेबिट करेगा।
अगर नोटिंग चार्जेस क्वेश्चन में पे हुए हैं तो कई बार ऐसा भी होता है डिसऑनर होता है पर नोटिंग चार्जेस गिवन नहीं होता तो नहीं मानेंगे, तो बीपीटी ड्रॉवर हो जाएगा एंट्री। तो ये आपका डिसऑनर का टॉपिक था, केस बाय केस ऑल